भारतीय इतिहास के अनुसार साल 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्की थे और आखिरी अफगान था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ ऐसे कालखंडों में से एक है जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली थी। आगे चलकर साल 1526 में मुगल साम्राज्य द्वारा इस शासन का अंत हो गया। साल 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर भारी सेनाओं द्वारा, जो कि फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें महमूद गजनबी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। महमूद गजनबी अपने साम्राज्य को पश्चिमी पंजाब तक ही बढ़ा सका था, लेकिन वो भारत में स्थायी इस्लामिक शासन स्थापित न कर सका। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौर ने उत्तर भारत में योजनाबद्ध तरीके से हमला करना शुरू किया। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। गौरी ने अपने साम्राज्य को पूर्व में उत्तर सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526 तक के कालखंड में माना जाता है। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। मुमलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से एक तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक केवल 4 वर्षों तक ही दिल्ली का सुल्तान रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आरम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में करवा दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी। बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। हालांकि कुछ कुतुबुद्दीन अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को और सुदृढ़ कर लिया था। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल को अपने समर्थन में कर लिया, जबकि रणथंबोर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे। जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। ये क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1278 ईस्वी तक शासन किया था और उनकी सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद केकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर दी और सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया गया और उसे पूरा किया गया। गुलाम वंश के दौरान ही बहुत से फारस और अफगान के शरणार्थियों ने भारत में शरण ले ली थी और यहीं बस गए। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कुतुबुद्दीन की हत्या करके सत्ता स्थापित की थी। उसने केकुबाद की तुर्क, अफगान और इस्लाम के कहने पर
हत्या की थी। जलालुद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया और उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जूना खान ने कर दी। जूना खान ही आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। अलाउद्दीन ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ काराद्वार के सूबेदार के रूप में किया था, जहां उसने मालवा और देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए। उसने मालवा, रणथंभौर, गुजरात और चित्तौड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसका ये जीत का जश्न थोड़े ही समय तक रहा, क्योंकि अफगानों ने मूल रूप से भारत के पश्चिम में लूटपाट का सिलसिला शुरू कर दिया। मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कई युद्ध हुए। इन युद्धों में मंगोलों को खदेड़ दिया गया। मंगोलों के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया और भारी मात्रा में लूट का सामान इकट्ठा किया। इन लूटों के दौरान ही वारंगल की लूट में उसे मानव इतिहास का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि पर कई बदलाव किए। उसने अनाज और तिलहन पर कर 20% से 50% कर दिया। स्थानीय इकाइयों पर एकत्रित द्वारा दलाली को खत्म किया। उसने अधिकारों, विद्वानों और कवियों के वेतन काटने भी शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति ने उसके भंडार भर दिए और उसका खर्च उसने अपनी सेना पर किया, जिसने उसका आगे चलकर साथ दिया। उसने अपने कृषि उत्पादों और माल के निजमबंद करने के रूप में भी एक प्रणाली बनाई। कौन सा माल बेचना है, कौन सा नहीं, उस पर भी उसका नियंत्रण था। उसने शाहनाए मंडिया नाम से कई मंडियां भी बनवाई। फसलों पर लिए जाने वाला कर सीधे राजकोष में जाता था। इसके दौरान उस अकाल के समय में उसके सैनिकों की रस्म में कटौती नहीं होती थी। अलाउद्दीन अपने जीते हुए राज्यों के अंदर उन लोगों पर क्रूरता के लिए भी मजबूर था। अलाउद्दीन को यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता चल जाता था तो वह उस व्यक्ति को पूरे परिवार सहित मरवा डालता था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1613 में उसकी हत्या संभालने का प्रयास किया, परंतु उसे अफगान और फारस के लोगों का समर्थन नहीं मिला। आगे चलकर मलिक काफूर भी मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक उसका 18 वर्षीय पुत्र आरामुद्दीन खिलजी शाह था। उसने 6 वर्षों तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीनों में ही समाप्त हो गया, जब गाजी मलिक ने उसकी हत्या 1320 में कर दी। गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक कहलाया और इस तरह 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश का आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल टाइम्स ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। धन्यवाद।